सो हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पटना लॉ कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है इसके एडमिशंस के लिए। और ये आपका 30 अगस्त को क्या है, पटना लॉ कॉलेज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका डेट शेड्यूल। और आप सब क्या कीजिएगा, उस डेट पे टेस्ट दीजिएगा। और ऐसे इस टेस्ट में आपको पता है लगभग 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं, जिसके लिए करीबन आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। और इसमें सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू होते हैं, कोई नेगेटिव सिस्टम नहीं होता है। मतलब 100 के 100 बना के आइए। फर्क ये होगा कि कुछ क्वेश्चन आप सही बनाइएगा, कुछ क्वेश्चन गलत बना सकते हैं। एडमिशन के लिए करीबन करीबन आपको टारगेट करना है 75 प्लस। अगर आप 75 प्लस होते हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी इस बार जो फॉर्म है वो 300 सीट है, और 300 सीट पे करीबन 3000 के आसपास स्टूडेंट क्या है, अप्लाई है। 2500 प्लस है, एग्जैक्ट डेटा अभी ऑफिशियली पता नहीं है। आगे चलते हैं। तो इसमें जो आपका पटना लॉ कॉलेज है, इसके लिए पहला सीरीज में करवा चुका हूँ, दूसरा सीरीज में करवा चुका हूँ, और इसके थ्रू आज मैं तीसरा सीरीज आपको करवाऊंगा, जिसमें भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। इसके साथ में इस पटना लॉ कॉलेज के लिए जो थर्ड सीरीज है ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लगभग 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इसमें हम लोग, और सबका आंसर भी जानेंगे। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस टाइप के ढेरों सारे अपडेट और ढेरों सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलता रहे। सो हालांकि चीजों की शुरुआत करने के टाइम में पहले थोड़े से इंट्रोडक्शंस को समझ लेते हैं। अभी अगर करेंटली डेटास के बारे में बात कीजिएगा, मतलब करंट अभी बात कीजिएगा, तो पहला 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आपका यही से बन जाएगा। पटना लॉ कॉलेज के भी जो प्रिंसिपल्स है वो डॉक्टर योगेंद्र कुमार वर्मा प्रिंसिपल यहाँ के हैं। और ये जो आपके वीसी सर है, जो जिनके अंडर में ये पूरा लॉ कॉलेज काम करता है, मतलब जिस यूनिवर्सिटी के अंदर में लॉ कॉलेज काम कर रहा है, ये बेसिकली क्या है, हमारा पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में काम करता है। तो इस यूनिवर्सिटी के जो वीसी है, वाइस चांसलर है, वो अजय कुमार सिंह है। तो कह सकते हैं 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। लोकेशन से इसका ध्यान रखिएगा, बेसिकली प्रॉपर पटना में है। और पटना लॉ कॉलेज के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप इसके साइट से भी पढ़ लीजिएगा। जैसे ये जो आपका पटना लॉ कॉलेज है वो स्टेब्लिश होता है जुलाई 1909 में, और ये पटना लॉ कॉलेज इस तरीके से स्टेब्लिश होता है। और इसके बाद में 1917 से ये क्या होता है, ये आपका पहले कलकत्ता, ये पहले जो आपका पटना लॉ कॉलेज है, जो कि 1909 में बना है, 1909 में बना था। तो ये सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ये क्या था, इसका एप्लीकेशन था, मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में चल रहा था। लेकिन फिर 1917 में पटना यूनिवर्सिटी बन जाता है, तो फिर ये पटना यूनिवर्सिटी से क्या हो जाता है, पटना यूनिवर्सिटी के अंडर में ये काम करता है। मतलब इसकी जो पढ़ाई लिखाई की जो पूरी व्यवस्था होती है, वो पटना यूनिवर्सिटी के अंडर में 1917 के बाद से हो जाता है। तो और अब आगे चलते हैं। इसके बाद में ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, 3-4-5 इन्फॉर्मेशन था, इसका मैंने दे दिया। अब चलते हैं सीरीज पे। तो सीरीज में कई सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ इक्विटी किस देश से उत्पन्न हुआ है। द लॉ ऑफ इक्विटी ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री, किस कंट्री से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया, ये बेसिकली इंग्लैंड से लिया गया। आगे बढ़ते हैं। तो रेशियो डिसिडेंडी का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस पॉइंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि न्यायालय के निर्णय का मुख्य आधार, यानी जो जजमेंट होता है वो किस बेसिस पे हुआ है, ये होता है। तो द रीजन फॉर द डिसीजन, इसका मतलब क्या होता है, द रीजन फॉर द डिसीजन। आगे बढ़ते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है। आर्टिकल 39 ए डील्स विद विच, ये किसके साथ डीलिंग करता है, इसका डीलिंग किसके साथ होता है। ये करेक्ट आंसर इसका क्या है, आर्टिकल ये 42 के संशोधन द्वारा ये डील किया जाता है। बेसिकली 39 ये है, इसका डीलिंग किससे के साथ होता है, तो फ्री लीगल एड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से बनाया गया है। ठीक है, जो आपका निःशुल्क जो विधिक सहायता है, ये भी नागरिकों को प्रदान करना चाहिए, और ये चीजें इसमें बताई गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको पता है कि 36 से 51, अगर मैं इसको सेट करूं तो आपको पता है कि 36 आर्टिकल से आर्टिकल 51 तक ये जो आता है, ये अंडर आता है, ये आर्टिकल 36 से 51 तक ये डीपीएसपी पॉलिसीज के अंदर में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी नागरिकों के लिए क्या होना चाहिए। तो उसी में जो आर्टिकल 39 है, यहाँ पे सरकार को ये सजेशन दिया जाता है, यानी सरकार को इस चीज का ध्यान रखना है कि जो यहाँ के नागरिक हैं उनको फ्री लीगल एड भी मिले, मतलब निःशुल्क विधिक सहायता भी मिले। इसी के अंदर में आप सुनते होंगे कि आपके सरकारी वकील होते हैं, वो केस को लड़ते हैं। अगर आपके पास आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, अगर आप प्राइवेट वकील हायर नहीं कर सकते, तो ऐसे सिचुएशंस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है, ये है आपका ऑबिटर डिकेटा। ये जो इसका कॉन्सेप्ट का इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है न्यायाधीश की वह टिप्पणी जो बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, एडिशनल रिमार्क, ये जो आपका कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या होता है, एडिशनल रिमार्क ऑफ जज। आगे आते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब स्टैब्लिश होता है, तो ये 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाता है, स्टैब्लिश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अल्ट्रा वेरेस का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है
बियॉन्ड पावर, ठीक है, जब कोई संस्था या व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर कार्य करता है, मतलब आपका वो राइट भी नहीं है फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, आप अपने पावर से भी ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ये मतलब कहला जाता है। जो जुडिशियल रिव्यू का जो टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन, ये कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है बेसिकली, तो आर्टिकल 13 में आता है। संविधान विरोधी कानून को निरस्त करने की शक्ति देता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मतलब अगर आप अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम कीजिएगा तो ये क्या कर सकते हैं, ये आर्टिकल 13 के तहत में वो चीज को रद्द किया जा सकता है। जैसे आप किसी को मान लेते हैं कोई, अगर आप नियम बना दे कि नहीं यहाँ पे कोई भी क्या कर सकता है, पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकता है, तो ये लोगों का फ्रीडम राइट है, और आप उसको क्या कीजिएगा, आप अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाला अगर कोई पार्लियामेंट अगर रूल पास कर दे, या कोई अगर कोई मान लेते हैं कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अगर ऐसा कोई स्टेब्लिश कर दे, तो इसको क्या किया जाता है, आर्टिकल 13 के अंडर में उसको समाप्त किया जा सकता है, उसको एबोलिश किया जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेसस पॉपुली सुप्रीम लेक्स, सुप्रीमा लेक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पब्लिक वेलफेयर इज द हाईएस्ट लॉ, ठीक है, जिसमें इसका मतलब क्या होता है कि जनता का हित सर्वोच्च कानून, मतलब जो जनता के लिए कहिए, जो जनता के लिए जो वेलफेयर है, जो जनता के हित पे काम है, उसके वो सबसे बड़ा नियम होता है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा लॉ वही है जो जनता के हित में काम करे। नेक्स्ट आता है भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन था, तो एमसी सीटाबेल थे 1950 से 1963 के टाइम। रीट ऑफ मैंडमस कब जारी होता है, ये बेसिकली होता है पब्लिक अथॉरिटी को अपने स्टैट्यूटरी ड्यूटी करने, ठीक है, ये कब जारी होता है, इस कंडीशन में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस आर्टिकल से जुड़ा मुद्दा है, तो ये आर्टिकल 13 से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो भारतीय संविधान में कंकरेंट लिस्ट, भारतीय संविधान में कंकरेंट लिस्ट किस अनुसूची में आता है, आपको पता है ये सारी बात 7वीं अनुसूची में आती है, जिसमें आपको यूनियन लिस्ट, करंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट 3 टाइप का लिस्ट होता है, और ये आता है 7th शेड्यूल में, ठीक है, 7वीं अनुसूची में। आपको पता है टोटल 12 अनुसूची होती है। आगे बढ़ते हैं, तो प्रियम्बल को संविधान का अंग माना गया है किस केस में, किस केस में इसको माना गया, तो ये 1973 में सुप्रीम कोर्ट को क्या माना गया है, ये केशवानंद बनाम जो आपका भारत सरकार का जो मुद्दा था, इसी में इसको माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसको क्या मानती है, इसको इसका अंग मानती है। आगे ये क्वेश्चन में आते हैं, आगे सीरीज को बढ़ाते हैं, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट है ये कब लागू हुआ था, तो इसको ध्यान रखना है 12 अक्टूबर 2005 को ये एग्जैक्ट क्या हुआ था, लागू हुआ था। आगे आते हैं, तो भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कौन में थी, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज, ये वुमेन जज के बारे में बात कर रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लेकर के बात कर रहा है, तो जस्टिस फातिमा बीबी 1989। इसके बाद संविधान की जो 8वीं अनुसूची होता है 8th शेड्यूल रिलेटेड किससे रिलेटेड बात करता है, तो ये भाषाओं के संबंधित बात करता है, जिसमें आपको पता है जिसमें 22 भाषाएं क्या थी, सूचीबद्ध थी। आगे बात करते हैं, तो रीट ऑफ क्यू वारंटो कब जारी होता है, ये कब जारी होता है, तो ये तब रीट जारी होता है जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से संवैधानिक पद पर बैठा होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगेंस्ट इलीगल होल्डिंग ऑफ ऑफिस। इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिस टाइम क्या हुए थे, सच्चिदानंद सिन्हा एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट के फॉर्म में काम किए थे। राइट टू प्रॉपर्टी मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया था, कौन से अमेंडमेंट से, तो आपका ये 44वां संविधान संशोधन था, 44th अमेंडमेंट था, जो कि 1978 में होता है, और इससे क्या होता है, इसको हटा करके आर्टिकल 300A में इसको क्या किया गया था, ऐसे इसको रिप्लेस किया गया था। आते हैं, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा था, तो 1962 में लगा था, जब इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था, इसमें नेशनल इमरजेंसी अप्लाई हुआ था। आगे आते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डबल जियोपार्डी किस अनुच्छेद में है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 22 में, मतलब एक अपराध के लिए आप किसी को 2 बार पनिशमेंट नहीं कर सकते, यू कांट पनिश्ड फॉर एक सिंगल क्राइम के लिए क्या कर सकते हैं, सेम अपराध के लिए, सेम क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं कर सकते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ये जो कॉन्सेप्ट ये किससे रिलेटेड ये मुद्दा है, तो ये सेंटर और स्टेट लिस्ट में जब कुछ मुद्दे हो जाते हैं तो इसको सुलझाने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। तो करेक्ट यानी करेक्ट आंसर कहा जाए तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ये जो चीज हो गया ये आपका संघीय विवाद है, फेडरल डिस्प्यूट्स होता है, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में ही होता है स्टेट और सेंटर के बीच का रिलेशंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो भारत का सबसे उच्च न्यायालय कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, तो ये सारे ऑप्शंस दिए गए, इसमें सबसे बड़ा या कहिए सबसे उच्च न्यायालय कौन सा है, तो करेक्ट आंसर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। आगे बढ़ते हैं, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस अनुच्छेद में डिस्कस है, तो आर्टिकल 32 में है, और इसे संविधान की आत्मा भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, तो आर्टिकल 32 में हार्ट एंड सोल का कॉन्सेप्ट भी इसको कहा गया है। आगे आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से क्या किया गया है, टेकअप किया गया है। तो डीपीएसपी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम विच कंट्री, तो ये आयरलैंड। आगे बात करते हैं, तो डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का क्या अर्थ होता है,
इसका मतलब होता है इस सिद्धांत के अनुसार से जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। मतलब इसका सीधा सीधी मतलब होता है कि आंसर बी, मतलब व्हेन लेजिस्लेचर मेक्स लॉ इनडायरेक्टली बियॉन्ड इट्स पावर। मतलब सीधा सीधी कहा जाए तो जो काम जो पूरा प्रोसेस है प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल से नहीं होगा तो उस प्रोटोकॉल के अलावा दूसरे प्रोटोकॉल से भी आपका नहीं होगा, ये इसका मतलब है। आगे आते हैं, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसको हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? तो ये क्या होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। आर्टिकल 76 में इसका डिस्कशन भी मिलता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मुफ्त अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, जो डिक्लेयर करता है कि भाई फ्री में भी एजुकेशन होना चाहिए? ये आर्टिकल 21A डिक्लेयर करता है, जो कि 86 अमेंडमेंट था जो कि 2002 में होता है। आगे के सीरीज में चलते हैं तो आता है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? तो ये जो नेचुरल जस्टिस का जो मेन प्रिंसिपल होता है, इसमें यही कहा जाता है कि दोनों पक्षों को क्या करना है, आपको सुनना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फेयर हियरिंग भी कहते हैं। मतलब भाई दोनों के बातों को सुन करके ही आप जजमेंट दीजिए, एक तरफा जजमेंट देने वाला काम नहीं कीजिए। आगे आते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? मिनिमम एज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका बी है, 35 होता है मिनिमम एज होता है। आगे आते हैं राइट टू वोट। राइट टू वोट भारत में किस प्रकार का अधिकार है? राइट टू वोट इन इंडिया इज अ विच टाइप ऑफ राइट? क्या एक फंडामेंटल राइट है, या लीगल राइट, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, या नेचुरल राइट? करेक्ट आंसर क्या है? ये जस्ट एक आपका एक लीगल राइट है, या आपका एक विधिक अधिकार है। जैसा दूसरा लोग दे रहे हैं तो आपको भी देने का ये अधिकार है, आपका कोई ये फंडामेंटल राइट आपका नहीं। आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संसद में दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो कौन बुलाते हैं? तो आर्टिकल 108 डिक्लेयर करता है, जिसमें बताया जाता है कि जो आपका ज्वाइंट जो आपका सेशन है, ये प्रेसिडेंट महोदय या महोदया क्या करते हैं, इसको बुलाते हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये किस आर्टिकल में इसका डिस्क्रिप्शन है? तो ये आपका आर्टिकल 19(1)A में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अधिकतम कितने समय तक बिना मुकदमे चलाया किया जा सकता है। ठीक है, यानी डिटेंशन आप कितना टाइम तक कर सकते हैं? तो ये सामान्यतः नॉर्मली 3 महीने तक डिटेंशन किया जा सकता है बिना मुकदमा का। कुछ परिस्थितियों में संसद द्वारा इसे बढ़ाया भी जाता है। ठीक है, जिसको हम जनरली चार्जशीट भी कहते हैं। चार्जशीट का भी फाइल करने का जो 3 महीने का वो टाइम होता है। भारत का पहला विधि विश्वविद्यालय कौन सा था? यानी विच इज द फर्स्ट लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया? तो पहला जो लॉ यूनिवर्सिटी वो 1987 में खोला गया, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, और ये बैंगलोर में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। तो भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? ये बेसिकली कौन होता है? ये आपके प्रेसिडेंट को ही इसका दर्जा दिया जाता है। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए? तो ये 1951 से 52 वाले दरमियान में ये आपका हुआ था। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कब बनी थी? तो ये आपका बेसिकली 1834 में बनता है। चार्टर एक्ट 1833 के अंडर में। ठीक है, तो 1833 के ये जो चार्टर एक्ट अंग्रेजों ने लाया था 1833 का, उसी के अंडर में फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बनता है 1834 में। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो मामला है, मुद्दा ये किससे संबंधित है? तो केशवानंद भारती केस से संबंधित, आपको पता है। इन विच केस वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड? तो ये 1973 का मुद्दा था, जिसको हम लोग ऐतिहासिक केस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के जजमेंट भी करता है। आगे बढ़ते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द का प्रयोग पहली बार किस न्यायाधीश ने किया था? विच जज फर्स्ट यूज द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म? तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली जस्टिस B.R. कृष्णन अय्यर ने किया था। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को। तो ये हो गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में ये जो आर्टिकल 17 किससे बात करता है? अनटचेबिलिटी से बात करता है, यानी छुआछूत नहीं चलेगा। आगे बात करते हैं, मनी बिल पर जो अंतिम निर्णय होता है वो किसका होता है? तो मनी बिल पर अंतिम निर्णय स्पीकर का अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा हो जाएगा। आगे चलते इसी क्वेश्चन में, तो भारत का राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल लॉ डे ऑब्जर्व? तो ये बेसिकली 26 नवंबर को होता है। आगे आते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन भारत में किस प्रकार का अधिकार है? ये बेसिकली आपका क्या है? ये एक प्रकार का एक लीगल राइट आपके पास है, इस चीज को ध्यान रखना है। जस्ट एक टाइप का लीगल राइट है, जो कि आपका 2005 में ये लीगल राइट क्या होता है आपके लिए क्रिएट हो जाता है। तो ये आरटीआई एक्ट 2005 में आता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है, मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट और जो स्टेट असेंबलीज होती है, जो जनता जिसको चुनती है, वो लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं, जिसमें आपके एमएलए एमपी ये सब क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो द फर्स्ट वुमेन जज इन हाई कोर्ट इन इंडिया,
तो पहली जज जो कि हाईकोर्ट में जो पहले जज है हाईकोर्ट के, ये कौन है? अन्ना चांडी है, अन्ना चांडी है। और ये बेसिकली आपके जो त्रावणकोर हाईकोर्ट है यहाँ पे थे, बाद में ये केरला हाईकोर्ट में क्या हुए, बाद में इसको केरला हाईकोर्ट भी कहा गया। खैर आगे बढ़ते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना में जो 42वां जो संशोधन द्वारा जोड़ा गया वो कौन सा जोड़ा गया था? तो सोशलिस्ट और सेकुलर इसमें से 2 जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राइट टू इन्वायरमेंट किस अनुच्छेद में शामिल है? यानी कहने का मतलब है ये सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरप्रिटेशन है। ये बेसिकली राइट टू इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ विच आर्टिकल? तो ये आर्टिकल बेसिकली 21 के अंदर में आता है, जो कि राइट टू लाइफ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को शामिल करता है। तो ये 21 में आता है। भारतीय संविधान के किस भाग में फंडामेंटल राइट दिया गया? तो आपको पता है भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 है। संविधान सभा की जो मसौदा समिति है, मसौदा समिति कहने का मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब मोटा मोटी तौर पे कहा जाए जो लिखने का काम किया गया है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कमेटी क्या करती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इनको समेट लेना। आगे बढ़ते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो किससे बात करता है? ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से बात करता है, यानी बेसिकली आपका बात करता है ये बात करता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आपका क्या करता है, बात करता है। आगे आते हैं। केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ है, इसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? इसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जिसका हम लोग नाम देते हैं। आगे आते हैं। भारत में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, मतलब एज एमपी बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या है? बेसिकली आपका 25 है। और ये आर्टिकल 84 इसको डिक्लेयर करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें है? तो बेसिकली ये आर्टिकल 4A में है, पार्ट 4A में है और आर्टिकल 51A के अंडर में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रिपब्लिक शब्द का अर्थ क्या है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? तो रिपब्लिक का जो मतलब होता है वो होता है हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय पीपुल, यानी भारत में मतलब कहा जाए तो जनता द्वारा चुना गया राज्य प्रमुख, यानी किसी भी सुप्रीम से सुप्रीम पोजीशन से वो इलेक्शंस करने का जो काम होता है, जो इलेक्ट करने का काम है वो जनता का है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? टोटल कितना लिस्ट है? 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, मतलब टोटल 3 लिस्ट है 7th शेड्यूल में। पहला भारतीय विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस। आप तो समझ रहे हैं कि पहला बना है 1834 में, जब 1833 का क्या आया था आपका, जब 1833 में चार्टर एक्ट आया था। आफ्टर चार्टर एक्ट में जो फर्स्ट लॉ कमीशन होता है वो स्टेब्लिश होता है 1834 में, 1834 में। आफ्टर इंडिपेंडेंसी ऑफ इंडिया जो फर्स्ट जो आपका होता है वो क्या होता है? 1955 में आपका बनता है। भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में डिस्कशन है? तो आपको पता है आर्टिकल 324 में। आपको पता है इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलता है आर्टिकल 324 से 329 के अंडर में। तो इसमें जो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो डिस्कशन होता है वो किस में डिस्कशन है? तो आर्टिकल 324 में ये डिस्कशन है। आगे बढ़ते हैं। 61 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल किस में डिस्कस करता है? आर्टिकल 25 to 28 में, यानी आप किसी भी धर्मों के प्रति क्या कर सकते हैं? आप किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजों का डिस्कशन आर्टिकल 25 से 28 के बीच। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है? तो ये आपको पता है जिसमें आपको किसी भी स्टेट में लगता है राष्ट्रपति शासन, ये आर्टिकल 356 के अंडर में बात करता है। ठीक है, आपको पता है 3 इमरजेंसी प्रोविजन होता है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 का ये स्टेट इमरजेंसी, और आर्टिकल 360 बेसिकली बात करता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसीज को लेकर के। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो नियुक्ति होता है वो कौन करता है? तो बेसिकली ये क्या करते हैं? ये प्रेसिडेंट करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। आगे आते हैं। भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो ये जीके का क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू है। ठीक है, और ये गवर्नर है, पहली गवर्नर है, फीमेल गवर्नर है उत्तर प्रदेश के 1947 के टाइम में। भारतीय संविधान पे कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आपको पता है 6 फंडामेंटल राइट अभी आपके पास है। राइट टू एजुकेशन का जो मुद्दा है वो आर्टिकल 20A के अंडर में 2002 में इसको स्टेब्लिश किया जाता है। भारत का पहला जो विधिक कॉलेज है, विच वाज द फर्स्ट लॉ कॉलेज, लॉ कॉलेज के बारे में बात हो रहा है। वहां पे आपका यूनिवर्सिटी के बारे में हुआ था। लॉ कॉलेज क्या है? गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में हुआ, जो 1855 में हुआ। पटना लॉ कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1909 में होती है, 1909 में होता है। भारत का जो संसद का जो कार्यकाल है, जो लोकसभा का कार्यकाल है, व्हाट इज द टर्म ऑफ लोकसभा? 5 सालों का होता है। रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ ये बेसिकली ब्रिटेन से लिया गया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता है ये बैंगलोर में सबसे पहला यूनिवर्सिटी था। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 370 का मुद्दा किससे संबंधित है? तो बेसिकली जम्मू, आर्टिकल 370 हटाने से रिलेटेड बात करता है। आफ्टर रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर बिकम क्या हो जाता है? तो आपको पता है जम्मू कश्मीर को एक जो आपका राज्य का दर्जा है उसको छीन लिया जाता है और इसके बाद उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल जाता है।
और वैसे सिचुएशन में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का डिस्कशन है? तो आपको पता है आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का डिस्कशन है, यानी भारतीय संविधान के में राष्ट्रीय आपातकाल का डिस्कशन है। भारत का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ये सुकुमार सेन थे। 1950 से 1958 के दरमियान में ये थे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द कब जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना कब होता है? तो 1 अक्टूबर 1917 को होता है, 1 अक्टूबर 1917 को होता है। पटना लॉ कॉलेज कब होता है? 1909 को होता है। भारतीय संसद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। भारत का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज कौन होता है? तो ये भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे ऊपर कुछ नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कब हुआ था? किस टाइम सबसे पहला यूज हुआ था? तो ये बेसिकली जो PIL का यूज हो रहा है, वो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL। ये कॉन्सेप्ट है PIL का कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली आपका A और B दोनों होगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका जस्टिस BR कृष्णमैया और जस्टिस PN भगवती वाले में ये 1980s के दौर में ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, ठीक है, यानी असंवैधानिक कानून अमेंड होने तक इक्लिप्स में रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित हुआ है? तो आर्टिकल 124 इसमें रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 124 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है। बिहार उच्च न्यायालय यानी कहा जाए पटना हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? तो 3 फरवरी 1916 को इसका क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। इस चीज को ध्यान रखना है, पटना हाई कोर्ट का। आगे बढ़ते हैं, तो पटना यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है जेजी जिनिंग्स क्या थे इसके पहले वाइस चांसलर थे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जेजी जिनिंग्स। आगे आते हैं, पटना यूनिवर्सिटी का पहला भारतीय वाइस चांसलर कौन थे? तो इसके जो पहले भारतीय जो वाइस चांसलर होते हैं वो सर सुल्तान अहमद होते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? बी है। वर्तमान 2025 में पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? तो याद रखना है आपको, ये अजय कुमार सिंह है। पटना यूनिवर्सिटी के मुख्य लाइब्रेरी का क्या नाम है? तो ये आपका सेंट्रल लाइब्रेरी हम लोग कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन लाइब्रेरी ऑफ पटना यूनिवर्सिटी? सेंट्रल लाइब्रेरी, ठीक है। इसके बाद आता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? तो सत्यमेव जयते है। और भारत के पहला महिला जज कौन बनती है? भारत का पहला महिला जज कौन बनती है? इसके बारे में बात हो रहा था कि आना चांडी बनती है। आगे बढ़ते हैं, तो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन बनती है? तो ये लीला सेठ बनते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मुद्दा कब आता है? 2005 में आता है। इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी बेसिकली किस टाइप का यूनिवर्सिटी है? तो ये प्राइवेट स्टेट डिम क्या है? ये बेसिकली एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। भारत का पहला जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो क्या है? इग्नू है, जिसको 1985 में क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। इसके बाद भारतीय संविधान में अभी तक कितने शेड्यूल है? टोटल तो 12 शेड्यूल है। पटना विश्वविद्यालय को बेसिकली नैक का कौन सा ग्रेड है? अभी आप इसको B+ का रखिए, ठीक है। A+ का ग्रेड नहीं है, B+ आप इसको यहाँ पे रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद भारत का प्रथम विधिक मंत्री कौन थे? ठीक है, तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत संविधान की सबसे लंबी अनुच्छेद कौन सा है? तो ये बेसिकली विच इज द लॉन्गेस्ट आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मुद्दा बार बार आप देख भी रहोगे कि फंस भी रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसका आंसर एक बार देख लेने की जरूरत, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे दिया गया, इसमें थोड़ा सा डाउट मुझे भी है, इसको फिर मैं बाद में क्लियर कर दूंगा अगले सीरीज में। इसके बाद पटना लॉ कॉलेज को UGC से हेरिटेज कॉलेज का दर्जा कब मिलता है? याद रखना है 2017 में इसको क्या मिलता है? इसको दर्जा मिलता है। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना में लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भारत में अल्टीमेट सोवर्जिनिटी जनता के पास है, यानी जो इसकी जो संप्रभुता है वो क्या है? जनता के पास है। जनता ही क्या है? भारत में सर्वोच्च है। तो ये आपका जो सीरीज आपका थर्ड था, इस तरीके से सीरीज थर्ड भी खत्म हो गया। आपको और भी 2-3 सीरीज मिलेगा। इसके बाद आप लोग को क्या करना है? सारे सीरीज पे ध्यान बना के रखना है। यही सारे क्वेश्चन आपके टेस्ट में होने वाले हैं और जिस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ यही सारी चीजों पे आपको फोकस बना के रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो मच, थैंक यू।